बीएससी थर्ड ईयर की नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आनुपातिक गणित तथा गीगर मूलर गणित। यानी कि इसमें पहले यदि हम प्रोपोर्शनल काउंटर या आनुपातिक गणित के लिए बात करें तो उसका परिपथ चित्र है वो कुछ इस प्रकार का होता है। आनुपातिक गणित एक वायुमंडलीय है, इससे कम दाब पर 90% ऑर्गन तथा 10% मीथेन से भरी एक धात्विक बेलनाकार नली होती है जो कि चित्रानुसार दिखाई गई है। इसके अक्ष के अनुदिश एक महीन धात्विक तार लगा रहता है और ये विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा नली से पृथक रहता है। धात्विक नली के सापेक्ष पतले तार जो एनोड का कार्य करता है पर इतनी वोल्टता आरोपित की जाती है कि ये आयनन कोष्ठ क्षेत्र के भाग थर्ड जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था उसमें कार्य करे, जहां आरोपित वोल्टता का मान लगभग 200 से लेकर 800 वोल्ट के मध्य होता है। इस आरोपित वोल्टता पर आयनन कोष्ठ में गैस गुणन प्रारंभ होने के कारण प्रतिरोध R के सिरों पर स्पंद वोल्टता आयनिकारी कण द्वारा प्रेरित प्राथमिक आयनन के समानुपाती होता है। तो जो प्रोपोर्शनल काउंटर है उसका जो नामांकित चित्र है वो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर जो बेलनाकार नली है इसका व्यास 2b है तथा नली में जो एनोड तार लटकाया गया है पतला तार उसका जो व्यास है 2a है या त्रिज्या है वो स्मॉल a है। तो जब एक अल्प आयनन करने वाला या अल्प ऊर्जा का आयनकारी कण जैसे बीटा कण किसी आयनन कोष्ठ में से होकर गुजरता है तो उससे उत्पन्न स्पंद वोल्टता का संसूचन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस स्थिति में स्पंद वोल्टता का मान मापन योग्य वोल्टता माइक्रोवोल्ट से भी कम होता है। परंतु आरोपित वोल्टता में वृद्धि करके यानी कि आनुपातिक गणितीय क्षेत्र में आयनन कोष्ठ की जगह यदि हम आनुपातिक गणितीय क्षेत्र लें तो संसूचक का संचालन कराकर आयनकारी कण की कम ऊर्जा होते हुए भी इसका संसूचन किया जा सकता है। इसका कारण है कि जब आरोपित वोल्टता के मान में वृद्धि करने से आयनकारी कण द्वारा उत्पन्न आयन युग्म गैस के उदासीन परमाणुओं से संघट कर और अधिक आयन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार गैस गुणन प्रारंभ हो जाता है तो आयनों की संख्या में गुणोत्तर रूप से वृद्धि होती है और स्पंद वोल्टता का मान बढ़ जाता है। आयनों में इस प्रकार की वृद्धि के प्रक्रम को एवेलांस कहते हैं। यह एवेलांस प्रक्रिया एनोड के किसी एक बिंदु पर होती है। यह प्रक्रिया एनोड के व्यास, कैथोड नली की त्रिज्या, आरोपित वोल्टता तथा गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो गैस गुणन प्रक्रिया को आयनन कोष्ठ में प्रारंभ करने पर इलेक्ट्रोडों की समाक्ष बेलनाकार ज्यामिति को प्राथमिकता दी जाती है। निम्न चित्रानुसार बात कर सकते हैं। यदि कैथोड नली की त्रिज्या स्मॉल b है तथा महीन तार जो एनोड है उसकी त्रिज्या स्मॉल a है तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच v वोल्ट का विभवांतर लगाने पर अक्ष से r दूरी पर जो तीव्रता का सूत्र है वो दिया जाएगा E बराबर v/r log आधार EB/a। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र R बराबर a यानी कि धनात्मक एनोड क्षेत्र के पृष्ठ पर सर्वाधिक होता है तथा बेलनाकार नली कैथोड की ओर कम होता जाता है। जब कोई आयनकारी कण इस गणित से गुजरता है तो इलेक्ट्रोडों का अपवाह एनोड तार की ओर तथा धनायनों का जो अपवाह होता है वो बेलनाकार नली की ओर कैथोड की ओर होता है। तार के नज़दीक विद्युत क्षेत्र E अति तीव्र होता है जिसके कारण गैस गुणन प्रक्रिया प्रारंभ होकर एवलांस का विकास होता है। क्योंकि एवलांस तार के नज़दीक होता है इस कारण एवलांस के सभी इलेक्ट्रॉन लगभग 1 नैनोसेकंड में एनोड द्वारा संग्रहित कर लिए जाते हैं। लेकिन धन आयन हैं वो कैथोड की ओर मंद अपवाह वेग से गति करते हैं। अतः धनायनों के अंतरकाशी आवेश की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉनों के संग्रहण से एक अल्प वोल्टता स्पंद ही प्राप्त होता है। मुख्य स्पंद का आकार धनायनों के प्रवाह द्वारा निर्धारित होता है। अब उदाहरण के लिए यदि मान लें कि एक आर्गन युक्त गणितर में 1000 वोल्टता V बराबर 1000 वोल्ट लगाया गया है, B 1 सेंटीमीटर है तथा A 1 मिलीमीटर है, तो एनोड तार पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो इस सूत्र से यदि गणना करें तो लगभग
10⁶ वोल्ट पर मीटर की कोटि का होगा, जो कि गैस गुणन प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त है। इसके लिए धन आयनों का अपवाह का कुल समय लगभग 500 माइक्रोसेकंड होता है। धन आयनों का जो अपवाह समय है वो लगभग 500 माइक्रोसेकंड होता है। आनुपातिक गणित्र का जो प्राप्त वोल्टेज स्पंद है वो इस चित्रानुसार होता है। जो ये हमने ये ग्राफ बना रखा है, इसके अनुसार प्राप्त होता है। प्रारंभ में स्पंद तेजी से बढ़ती है, किसी भी समय नियतांक τ बराबर RC के मान से निर्धारित होकर घटती है। आनुपातिक गणित्र में गैस गुणांक का मान 10 से लेकर 1000 के मध्य होता है, और क्योंकि गैस गुणन एनोड तार के नज़दीक होता है, इस कारण वोल्टेज स्पंद की आकृति प्राथमिक आयन ट्रे की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। यदि हम प्रोपोर्शनल काउंटर के उपयोग की बात करें तो अनुपातिक गणित्र कई अनुप्रयोगों में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस गणित्र के प्रवर्धक के निर्गम से उत्पन्न स्पंद वोल्टता आयनकारी कण की ऊर्जा का मापन करती है। इस प्रकार आनुपातिक गणित्र ऊर्जा वर्णक्रममापी के रूप में बीटा गामा अक्ष किरणों की ऊर्जा मापने के लिए उपयोग में आता है। इस गणित्र में स्पंद वोल्टता के समानुपातिक प्रवर्धन के कारण अल्फा कणों की गणना बीटा और गामा कणों की उपस्थिति में भी की जा सकती है। परंतु इस गणित्र की केवल एक कमी है कि गणित्र का प्रवर्धन गुणांक आरोपित वोल्टता पर निर्भर करता है। इसलिए आरोपित वोल्टता को गणित्र में नियत रखना अति आवश्यक होता है। यदि हम अब दूसरे प्रकार के गणित्र यदि गीगर मूलर गणित्र की बात करें तो जो गीगर मूलर गणित्र का जो परिपथ चित्र है, नामांकित चित्र है, वो कुछ इस प्रकार से है। ये गीगर मूलर गणित्र की बनावट का है। यहाँ पर एक धात्विक नली है, कांच के आवरण के अंदर गीगर मूलर गणित्र में एक बेलनाकार नली होती है, जिसके अक्ष के अनुदिश एक महीन धात्विक तार जैसे टंगस्टन का लगा होता है। ये एनोड का कार्य करता है। इसके चारों ओर समक्ष एक तांबे की नली, बेलनाकार नली होती है। कई बार इस धातु की नली को कांच की नली के अंदर रखते हैं। ये कैथोड का कार्य करती है। गीगर क्षेत्र या प्लेटो, या जिसे हम गाइगर प्लेटो या गाइगर पठार कहते हैं, प्लेटो रीजन कहते हैं, के संगत उच्च वोल्टता लगभग 800 से लेकर 2000 वोल्ट के मध्य एनोड तार तथा कैथोड नली के बीच लगाया जाता है, जिससे एनोड तार के निकट प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। नली में 2 से लेकर 10 सेंटीमीटर पारे के दाब पर 90% ऑर्गन गैस एंड 10% समनकारी के रूप में इथाइल अल्कोहल भरी जाती है। कम भेदन क्षमता वाले अल्फा कण या मंद बीटा कणों का संसूचन के लिए बहुत पतली अबरक की पन्नी या सेलोफोन या कांच की खिड़की नली में लगा दी जाती है, ताकि ये जो कण है वो प्रवेश कर पाएँ। तो ये आयनकारी कण प्रवेश कर गैस का आयनन प्रारंभ करते हैं। तीव्र बीटा कणों के संशोधन के लिए कैथोड के रूप में तांबे की नली लेने के बजाय कार्बन की पतली सतह कांच के अंतःपृष्ठ पर लेपित कर कैथोड प्राप्त करते हैं, यानी ग्रेफाइट, कार्बन का ग्रेफाइट के रूप में लेपन करके उसको प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के गणित्र में बीटा कण सभी दिशाओं में प्रवेश कर सकते हैं। जब एक प्रतिरोध R में से होते हुए कैथोड के सापेक्ष एनोड पर गाइगर क्षेत्र के संगत लगभग 800 से लेकर 2000 वोल्ट के बीच जब वोल्टता आरोपित की जाती है, तो आयनकारी कोष्ठ में आयनकारी कण द्वारा उत्पन्न स्पंद धारा प्रतिरोध R के सिरों के बीच वोल्टता स्पंद उत्पन्न कर देती है। इस वोल्टता स्पंद को प्रवर्धित कर इलेक्ट्रॉनिक गणित्र द्वारा मापन कर लेते हैं। यदि हम GM काउंटर के सिद्धांत की बात करें तो ये गाइगर क्षेत्र में संचालित होता है। इसकी गुणन प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है तथा एवलांस घटना संपूर्ण एनोड के अनुदिश फैल जाती है। इस गणित्र में जो गाइगर क्षेत्र में संचालन होता है तो आयनन कोष्ठ में आयनकारी कण के प्रवेश करने पर गैस का आयनन प्रारंभ हो जाता है।
तथा आयनन द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन तथा धनायन विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण एनोड की ओर गतिशील इलेक्ट्रॉन उच्च वेग प्राप्त कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गैस के परमाणु से निरंतर टक्कर कर द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं। ये द्वितीयक इलेक्ट्रॉन पुनः त्वरित होकर टक्कर द्वारा और अधिक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं। ये गुणन प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है और ये एवलांस घटना संपूर्ण एनोड के अनुदिश फैल जाती है। इस प्रकार आयनन कोष्ठ में बड़ी स्पंद धारा प्रवाहित होती है जो आयनकारी कण द्वारा उत्पन्न या आयन युग्म की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। अगला हमारा जो बिंदु है वो है समन प्रक्रिया, क्वेंचिंग प्रोसेस। जब धनात्मक आयन कैथोड की ओर गति करते हैं तो उनका द्रव्यमान बहुत अधिक और वेग होने के कारण एवलांस में इनका प्रभाव नगण्य होता है। परंतु मंद गति से गतिमान धनायन भी जब कैथोड से टकराते हैं तब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है जो पुनः एवलांस उत्पन्न कर देते हैं, जिससे धारा स्पंद की लंबाई समय के सापेक्ष बढ़ जाती है और सतत विद्युत विसर्जन हो जाता है। इस कारण यदि आयनकारी कण आयनन कोष्ठ जीएम ट्यूब में तेजी से प्रवेश करें तो उनका अभिलेखन नहीं हो सकता, उनकी रिकॉर्डिंग है वो नहीं हो सकती। जैसे ये चित्र में देख रहे हैं। अतः गीगर मुलर गणित्र द्वारा सभी सक्सेसिव आयनकारी कणों का संसूचन करने के लिए विसर्जन आरंभ होने के तुरंत पश्चात गणित्र का पूर्व अवस्था में आना आवश्यक है। या दूसरे शब्दों में बात करें तो विसर्जन स्थायी न होकर अल्पकालिक होना चाहिए ताकि गणित्र सुगराई हो तथा इसकी विभेदन काल न्यूनतम हो। विसर्जन समाप्ति की क्रिया को समन क्रिया कहते हैं, क्वेंचिंग प्रोसेस कहते हैं। जब एक मंद गतिशील कैथोड की पहुंचने में लगभग 100 माइक्रोसेकंड समय लेता है। इस समय में यदि कोई अन्य आयनकारी कण प्रवेश करता है तो उसका अभिलेख करने में यह गणित्र असमर्थ होता है, क्योंकि इस समय अंतराल में एनोड पर इलेक्ट्रॉन के एवलांस के संग्रहण के कारण इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर बहुत कम हो जाता है। तो इस समय टीडी को गणित्र का विश्रांति काल या डेड टाइम कहते हैं। इस समय अंतराल के बाद भी गणित्र पूर्व अवस्था में पहुंचने के लिए लगभग 100 माइक्रोसेकंड और लेता है। इस समय को पुनरावृत्ति काल TR रिकवरी टाइम कहते हैं। अतः गणित्र दूसरे आयनकारी कण के लिए तभी अनुक्रिया करेगा, तभी उसको डिटेक्ट करेगा जब वह पहले आयनकारी कण के प्रवेश करने के TP समय के पश्चात आयनन कोष्ठ GM ट्यूब में गीगर मुलर ट्यूब में प्रवेश करे। तो यहाँ पर जो TP है TD प्लस TR ये पक्षाघात समय पैरालिसिस टाइम कहलाता है। साधारणतः गणित्र का जो पक्षाघात समय को कम करने के लिए अंतःसमन विधि का सेल्फ क्वेंचिंग मेथड्स का उपयोग लिया जाता है। इस विधि में एथिल एल्कोहल को समन कारक के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि जब कैथोड की ओर गति कर रहे आर्गन के धनायन माध्यम में एल्कोहल अणुओं से टकराकर एक इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लेते हैं और पराबैंगनी फोटोन का उत्सर्जन कर उदासीन परमाणु बन जाते हैं तथा ये कैथोड तक नहीं पहुंच पाते। इन पराबैंगनी फोटोनों का एल्कोहल अणु अवशोषण कर लेते हैं। एथाइल एल्कोहल का आयनन विभव आर्गन गैस की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए एथाइल एल्कोहल के अणु इलेक्ट्रॉन मुक्त कर धनायन में परिणत हो जाते हैं और एल्कोहल के धनायन कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर उत्तेजित अणु में बदल जाते हैं। ये उत्तेजित अणु फोटोन का उत्सर्जन की अपेक्षा स्वयं वियोजित हो जाते हैं। इस कारण द्वितीयक एवलांस प्रारंभ नहीं हो पाता। तो जब कोई समनकारी गैस जीएम ट्यूब में भरी जाती है तो उसके लिए निम्न विशेषताएं होनी चाहिए कि समनकारी गैस आयनन कोष्ठ में भरी गैस का आयनन विभव की तुलना में समनकारी गैस का आयनन विभव कम होना चाहिए। समनकारक के अवशोषण वर्णक्रम में पराबैंगनी बैंड अल्ट्रावायोलेट बैंड विस्तृत या प्रबल होना चाहिए। जब समनकारक उत्तेजित अवस्था में हो तो फोटोन द्वारा अनुत्तेजित होने की अपेक्षा है उसमें वियोजित डिसोसिएट होने की क्षमता होनी चाहिए। अब यदि हम जीएम ट्यूब के जो अभिलाक्षणिक की बात करें
तो GM ट्यूब के अभिलाक्षणिक कुछ इस चित्रानुसार प्राप्त होते हैं, जहां VT दिहली वोल्टता है। इस वोल्टता से कम वोल्टता पे GM ट्यूब है वो काम नहीं करती। V1 तथा V2 जहाँ पर ये काउंटिंग N1 और N2 कर रहे हैं वो वोल्टताएं हैं जिन पर ये जो प्लेटों के बीच में गीगर मूलर काउंटर काम करता है। V2 के बाद में इसका अविरत विसर्जन है वो शुरू हो जाता है। तो दिहली वोल्टता से अधिक वोल्टता आरोपित करने पर जब गणन दर लगभग नियत होती है तो आरोपित वोल्टता के इस परास को प्लेटो क्षेत्र कहते हैं। यहाँ V1 और V2 के बीच का जो क्षेत्र है वो प्लेटो क्षेत्र है। इस क्षेत्र का विस्तार लगभग 200 से 300 वोल्ट की कोटि का होता है। इस क्षेत्र में निर्गत स्पंद का आयाम प्रारंभिक आयन तथा प्रयुक्त वोल्टता पर निर्भर नहीं करता। प्लेटो क्षेत्र से अधिक वोल्टता का उपयोग करने पर गणित्र में सतत विसर्जन प्रारंभ होता है। इस कारण सामान्यतः गीगर मूलर गणित्र में वोल्टता का प्लेट प्रभाग वहां लिया जाता है जहां तक प्लेटो वक्र का जो ढाल है बराबर N2 माइनस N1 अपॉन N एवरेज गुणा 100 अपॉन V2 माइनस V1 गुणा 100 बराबर 5% प्रति 100 वोल्ट से अधिक नहीं हो। गणित्र का उपयोग करने के लिए प्रचालन वोल्टता प्लेटो क्षेत्र के लगभग मध्य में लेते हैं। गीगर मूलर गणित्र की दक्षता। यदि किसी गणित्र में n आयनकारी कणों के प्रति सेकंड प्रवेश करने पर स्मॉल n गणन संख्या प्रति सेकंड प्रेक्षित हो तो जो गणित्र की दक्षता परिभाषित की जाएगी, गणित्र की दक्षता नीटा बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल n, और यदि प्रतिशत में निकालेंगे तो इसको 100 से गुना कर देंगे। गणन दक्षता। जब किसी गणित्र में आयनकारी कण द्वारा कम से कम एक आयन युग्म उत्पादित हो तो उस स्थिति में गणित्र के द्वारा गणन करने की क्षमता गणन क्षमता कहलाती है। अतः गणन क्षमता का जो सूत्र दिया जाएगा वो होगा 1 माइनस e की पावर माइनस SLP। यहाँ पर स्मॉल s आयनन कोष्ठ में गैस की एक एटमॉस्फेयर दाब पर विशिष्ट आयनन ऊर्जा है, P गैस का दाब है तथा L कोष्ठ में आयनकारी कण द्वारा तय की गई दूरी है। पक्षाघात समय तथा वास्तविक गणन संख्या। माना गणित्र का पक्षाघात समय τ है। यदि प्रति सेकंड n आयनकारी कणों के प्रवेश करने पर गणित्र द्वारा स्मॉल n गणन संख्या प्रति सेकंड हो तो प्रति मिनट गणित्र n समय के लिए अक्रियाशील रहेगा। अतः प्रेक्षित न होने वाले गणनों की संख्या कैपिटल N स्मॉल n इंटू τ होगी। अतः प्रेक्षित न होने वाले गणनों की संख्या कैपिटल N माइनस n बराबर n τ या स्मॉल n अपॉन n बराबर 1 माइनस n τ, बट गणित्र की दक्षता नीटा बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N बराबर 1 माइनस n τ। इस सूत्र से गणित्र की दक्षता को दिया जाएगा। अतः गणित्र की दक्षता प्रेक्षित गणन दर n तथा पक्षाघात समय τ पर निर्भर करती है। अब यदि हम बात करें कि जो एक गणित्र होते हैं, संसूचक होते हैं, इनके प्रचालन की कौन कौन सी विधाएं हैं, तो इनके प्रचालन की दो मुख्य विधाएं हैं। एक है धारा विधा, दूसरी है स्पंदन विधा। तो पहली बात यदि धारा विधा की करें तो जब विकिरण दर बहुत अधिक हो तो ये विधा उपयोग में लाई जाती है, करंट मोड उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार के संसूचकों से प्राप्त धारा स्पंद की ऊंचाई व समय अंतराल अलग अलग होता है। माना धारा सिग्नल को मापने के वाले उपकरण का अनुक्रिया समय TP है तो अनुक्रमित घटनाओं सक्सेसिव घटनाओं में से रिकॉर्डेड अभिलिखित सिग्नल से समय निर्भर धारा होगी IT बराबर 1 अपॉन TP इंटीग्रेशन T माइनस TP से लेकर TI T1 DT1। जैसे ये संसूचक है और ये एमीटर से धारा माप रहे हैं तो विद्युत धारा सिग्नल टाइम और IT के मध्य जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, और यहाँ पर जो डॉट डॉट दिखाया गया है ये औसत धारा को रिप्रेजेंट करता है। चूँकि इस संसूचक का अनुक्रिया
समय टीपी व्यक्तिगत धारा सिग्नलों के औसत से बहुत अधिक होता है, अतः ऊंचावन का औसत मान लेते हैं। निर्गमन पर औसत धारा प्राप्त होती है जिसका मान अंतःक्रिया दर व आवेश प्रति अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए औसत धारा I एवरेज बराबर R इंटू क्यू या RE/W इंटू स्मॉल क्यू। यहाँ पर R है वो घटना दर है, Q बराबर E/W क्यू प्रति घटना उत्पन्न आवेश है, E प्रति घटना निक्षेपित औसत ऊर्जा है, W एक आयन युग्म को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक औसत ऊर्जा है तथा Q है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। सेकंड जो विधा है वो स्पंद विधा है। तो जब विकिरण दर बहुत कम हो ताकि व्यक्तिगत अंतःक्रिया के परिमाण तथा समय संबंधित सूचना प्राप्त कर सकें, यह सूचनाएं हमें स्पंद विधा पल्स मोड से ही प्राप्त होती हैं। संसूचन का जो तुल्य परिपथ होगा स्पंद विधा में वो कुछ ऐसा है। ये संसूचक है, इसके सिरों पर पैरेलल रूप से C और R लगे हुए हैं। R के सिरों पर पल्स वोल्टता VT है वो प्राप्त होती है। यहाँ C है वो संसूचक और मापन परिपथ के बीच तुल्य धारिता है और R है वो परिपथ का निवेश प्रतिरोध है तथा समय नियतांक τ बराबर RC प्राप्त होता है। तो TC एंड I के मध्य जो ग्राफ है वो ये प्राप्त होगा। दो स्थितियां ये होंगी कि जब है ना τ लेस देन TC है और दूसरे एक में τ मच ग्रेटर देन TC है। तो जब स्थिति फर्स्ट की बात करें कि जब τ मच लेस देन TC है, जब समय नियतांक बहुत कम हो, तो इस स्थिति में संसूचकों का जो संग्रहण काल TC को परिपथ के समय नियतांक से बहुत अधिक रखते हैं। इस स्थिति में अवश्य ही जो लोड प्रतिरोध R से प्रवाहित विद्युत धारा का मान सहसूचक में प्रवाहित तात्क्षणिक विद्युत धारा के मान के बराबर होना चाहिए। तो इस स्थिति में उत्पन्न सिग्नल वोल्टता VT का मान संसूचक में उत्पन्न समय निर्भर विद्युत धारा के लगभग समान होता है। यह और यह दोनों लगभग समान प्राप्त होते हैं। सेकंड स्थिति है जब τ मच ग्रेटर देन TC अर्थात जब समय नियतांक बहुत अधिक हो। तो जब बाह्य परिपथ में समय नियतांक संसूचक के संग्रहण से बहुत अधिक होता है तो लोड प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा का मान बहुत कम होता है। यदि स्पंदों के बीच पर्याप्त समय है तो संधारित्र सीधा लोड प्रतिरोध से अनावेशित होता है जब तक कि लोड प्रतिरोध की वोल्टता है वो शून्य तक नहीं पहुंच जाती है। तो ये जो C टाइप का हमें पल्स या चित्र प्राप्त होता है। तो सिग्नल को अपने अधिकतम मान तक पहुंचने में अपेक्षित समय सहसूचक के आवेश ग्रहण समय से निर्धारित होता है। इस समय को स्पंद का आरोह टाइम राइज टाइम कहते हैं। सिग्नल वोल्टता का शून्य पर पुनः स्थापित होने में अपेक्षित समय को केवल परिपथ में समय नियतांक से निर्धारित कर सकते हैं। इस समय को स्पंद का क्षय समय कहते हैं तथा V मैक्सिमम का मान Q/C होता है। यहाँ Q है संसूचक से उत्पन्न कुल आवेश है जो अंतःक्रिया के दौरान उत्पन्न हुआ है तथा C तुल्य लोड परिपथ की धारिता है।